वेलकम टू tutorialsinhand.com। तो आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग के फीचर्स, जिसे हम अकाउंटिंग के फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग या फिर एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। तो यार यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, 8 पॉइंट्स लिखे हैं। तो हम एक एक करके आज सारे पॉइंट्स को समझते हैं कि अकाउंटिंग के क्या क्या फीचर्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला पॉइंट हमारा है अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। तो अकाउंटिंग आर्ट है। आर्ट कैसे है हम ये समझते हैं। अकाउंटिंग आर्ट ऐसे है कि जब भी हम अकाउंटिंग बनाते हैं उसमें जो स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं उसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं, भी प्रॉपर फॉर्मेट होते हैं और सारे ट्रांजैक्शंस हम इसी स्टेप्स के थ्रू हम रिकॉर्ड करते हैं। तो ये काफी सिस्टमेटिक तरीका रहता है, सिस्टमेटिक मैनर में हम करते हैं, इसलिए इसे हम आर्ट कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एज वेल एज साइंस। तो अब साइंस कैसे, तो जैसे कि साइंस स्पेसिफिक एंड स्टैटिक होता है वैसे अकाउंटिंग भी होते हैं। यहाँ पे नो मैटर हम क्या सोचते हैं, क्या हमारे थॉट्स क्या हैं, यहाँ पे कुछ मैटर नहीं करता है। जो भी अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल है वो वही प्रिंसिपल के थ्रू हम अकाउंट्स के स्टेटमेंट्स बनाते हैं। यहाँ पे हम क्या सोचते हैं, हम अपने थॉट्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें अकाउंटिंग के प्रिंसिपल के हिसाब से ही हमें चलना होता है। जैसे साइंस में हम अपने थॉट्स नहीं रख सकते हैं, इसलिए एज वेल एज साइंस भी इसे कहा गया है। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं, एज आर्ट्स एंड साइंस समझते हैं क्यों कहा जाता है। एक एग्जांपल ये है कि जैसे कि हम बैलेंस शीट बनाते हैं अकाउंट्स में, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं अकाउंटिंग में, तो वहां पे बैलेंस शीट में हमारे कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कि बैलेंस शीट के एक पर्टिकुलर जगह पे ही हम एसेट्स को लिखेंगे, एक लायबिलिटीज को अपनी जगह पे लिखेंगे। सारे जितने भी हमारे ये एसेट्स लायबिलिटीज होते हैं, जो हमारे कैश होते हैं, डेटर्स, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टमेंट जो भी होते हैं, उन सब एक सिस्टमेटिक तरीके से हम लिखते हैं, इसलिए उसे आर्ट कहते हैं। बट वो जहाँ पे जैसे असेट्स के जहाँ पे असेट्स ही लिखेंगे, ये कि उसका प्रिंसिपल होता है, उसे हम आगे समझेंगे जब बैलेंस शीट पे जाएंगे या आगे के बेसिक्स पे जाएंगे, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग पे जाएंगे, तब हम ये समझेंगे। तो हम अभी समझते हैं कि एक प्रिंसिपल इसी तरीके से, जैसे बैलेंस शीट में हर एक जगह हर एक एंट्री के जैसे कि बैलेंस शीट में हर एक एंट्री के अपने अपनी जगह होते हैं, अपने अपने स्पेसिफिक जगह होते हैं, वैसे ही हम जैसे साइंस में होते हैं वैसे ही यहाँ पे भी होते हैं, इसलिए हम इसे आर्ट एज वेल एज साइंस भी कहते हैं। अब ये हमारा हमने पहला पॉइंट समझ लिया है। अब हम यहाँ पे समझते हैं सेकंड पॉइंट हमारा, आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। आइडेंटिफाई हमें वही ट्रांजैक्शंस लेने हैं जो जिनके नेचर फाइनेंशियल हो। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और सेल्स ऑफ फिनिश्ड गुड। तो ये हमारे जो होते हैं ये हमारे फाइनेंशियल कैरेक्टर होते हैं। ये फाइनेंशियल कैरेक्टर उसे ही कहते हैं जो हमारे फर्म्स के रिसोर्सेज में चेंजेस ला सकते हैं, हम उसे कहते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो अब एक और एग्जांपल से हम इसे समझते हैं। सपोज करते हैं कि यहाँ पे जैसे मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। अब इसे हम समझते हैं कि जैसे मॉनेटरी का एग्जांपल लेते हैं, जैसे परचेज ऑफ मशीन ₹50,000। तो यहाँ पे इसका एक अमाउंट दे दिया है, तो इससे हमें पता चलता है, या फिर सेल्स ऑफ फिनिश्ड गुड 20,000, ऐसे हमें पता चलता है कि इसमें जैसे मशीन हमने परचेज किया 50,000 का अगर हम करते हैं, या फिर सेल किया हमने सेल्स 20,000। तो इसके हमें ये फाइनेंशियल कैरेक्टर, इसके नेचर फाइनेंशियल है ट्रांजैक्शन के। बट अगर इन केस ऑफ नॉन मॉनेटरी इसका एग्जांपल देखें, तो हम अगर इसका एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल एक ये हो सकता है कि जैसे कि किसी कंपनी में एम्प्लॉयज होते हैं। तो एम्प्लॉय सपोज करते हैं हम, एम्प्लॉय अगर स्ट्राइक पे चले जाते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर कंपनी स्ट्राइक पे जाएंगे तो कंपनी के जो प्रॉफिट होंगे उस पर इफेक्ट करेगा, उन्हें लॉस आएगा। बट इसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिख सकते हैं, ये फाइनेंशियल हमारे डायरेक्ट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं होते हैं ये हमारे। तो इसलिए हम आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में हम मॉनेटरी तो कर सकते हैं। नॉन मॉनेटरी में जो स्ट्राइक का एग्जांपल दिया, हम वैसे जैसे नॉन मॉनेटरी में हमने स्ट्राइक का एम्प्लॉय द्वारा एक स्ट्राइक का एग्जांपल दिया हमने। या फिर ये भी हो सकता है कि कंपनी के अंदर में कोई 2 वैल्यूएबल पर्सन है, उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट हो जाते हैं, तो उसका इफेक्ट अगर हमारे प्रॉफिट पे आता है कि हमें लॉस हो जाते हैं, तो हम ये भी इसे बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में नहीं लिख सकते। या फिर कोई वैल्यूएबल पर्सन जैसे सीईओ या प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ऐसे पोस्ट पे जो हमारे कंपनी में है, जो हमारे कंपनी के इंप्रूवमेंट में काफी बड़ा अपना ये रोल प्ले किए हैं, वो आगे जाकर अगर वो इस कंपनी को छोड़कर चले जाते हैं तो भी हमें लॉस होगा। तो बट हम ये सब जो भी लॉस होते हैं इस तरह के, वो हम इसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में नहीं लिख सकते। इसलिए आइडेंटिफाई करना होता है कि हमें हमारे कौन से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। जैसे कि ये
परचेज, सेल, ये सब हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। बाकी हमारे जो हमने बाकी 3 एग्जांपल दिए उसमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है। तो हम इससे समझ सकते हैं, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये। अब हमारा थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। तो हम जितने भी ट्रांजेक्शंस होते हैं उसे हम रिकॉर्ड करते हैं। उसे रिकॉर्ड कहाँ करते हैं? उसे रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। तो यहाँ पे एक बात हमें ध्यान देनी होगी, जैसे कि अगर कोई स्मॉल कंपनी है, छोटी कंपनियां हैं, तो सिर्फ जर्नल बुक बनाते हैं। लेकिन जब कंपनियां बड़ी हो जाती हैं तो उनके ट्रांजेक्शंस भी काफी ज्यादा हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से उन्हें सारे ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स होते हैं एक जगह पे, इसलिए वो जर्नल बुक बनाते हैं। जैसे कि छोटी कंपनियां जर्नल बुक बनाती हैं, ये छोटी कंपनियां सिर्फ जनरल बुक बनाती हैं। लेकिन जब अगर कंपनी बहुत बड़ी हो जाए और काफी ज्यादा ट्रांजेक्शन में जाते हैं तो वो अपनी सहूलियत के हिसाब से वो जर्नल बनाते हैं, जर्नल बुक बनाते हैं और साथ ही साथ बनाते हैं सब्सिडियरी बुक। सब्सिडियरी बुक, अब ये जर्नल और सब्सिडियरी इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये इसी का ही एक सब डिवाइडेड है। जैसे कि जर्नल सब्सिडियरी बुक में हम क्या करते हैं? सब्सिडियरी बुक में जैसे कि परचेज जर्नल, सेल जर्नल या कैश जर्नल, जिसे हम कैश बुक कहते हैं। परचेज जर्नल का मतलब है परचेज बुक या सेल्स जर्नल का मतलब है सेल्स बुक, जिसमें हम क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल लिखते हैं। उसे लिए हम क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल लिखते हैं, इसलिए हम सब सब्सिडियरी बुक बनाते हैं। और जर्नल में भी हम जनरल नॉर्मल जैसे छोटी कंपनियां बनाती हैं, छोटी कंपनियां ट्रांजेक्शन ज्यादा नहीं होती, इसलिए वो एक ही में सारे बनाते हैं। तो ये हमारा हुआ थर्ड पॉइंट, रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। अब इसका मतलब क्या है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी? इसमें 2 चीजें हैं। पहला तो हम अपनी करेंसी को देखेंगे, अपनी करेंसी में करेंगे। करेंसी कुछ भी हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे रुपीज हो सकते हैं, या फिर डॉलर हो सकते हैं, या फिर यूरो भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, पाउंड कुछ भी हो सकते हैं। तो कई सारे हमारे करेंसीज हो सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा ये आता है, तो हम यहाँ पे पहला क्या हुआ, तो हम करेंसी, अपनी करेंसी को पहले ध्यान देंगे कि किसमें इन टर्म्स ऑफ मनी किसमें है, करेंसी में है, जिस करेंसी में उसमें लिखेंगे। अब यहाँ पे दूसरा ये आता है कि इन टर्म्स ऑफ मनी, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि परचेज मशीनरी ऑफ ₹60,000। अब यहाँ पे हमें मनी पता चल गया कि यहाँ पे 60,000 इसकी वैल्यू है, तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। अगर इनकेस अगर हमें पता नहीं चलता है कि जैसे कि हमारे बिजनेस में 2 मशीन आए, 5 फर्नीचर्स आए, तो उनकी वैल्यू हमें नहीं पता। सिर्फ मशीन आए हैं, फर्नीचर आए हैं, कितने आए हैं, बस यही है। उनकी वैल्यू क्या है तो ये नहीं पता है, तो हम नहीं लिखेंगे। तब तक नहीं लिखेंगे जब तक उनकी हमें वैल्यू नहीं पता चलती कि वो मशीन की वैल्यू या फर्नीचर की वैल्यू कितनी है। तो हम इन टर्म्स ऑफ मनी समझ गए हैं कि अगर सिर्फ मनी, जब वहां पे वैल्यू उसका पता रहेगा तभी हम लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। तो हमारा ये भी हो गया। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा क्लासिफाइंग। तो जब भी हम रिकॉर्ड करते हैं, जब भी हम ट्रांजैक्शन को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद कई सारे ट्रांजैक्शन हो जाते हैं हमारे जर्नल में कई सारे ट्रांजैक्शन हो जाते हैं। तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन इसमें आ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं इसमें, अब उसके बाद सारे ट्रांजैक्शंस को हम अलग अलग क्लासिफाई करते हैं। सपोज करते हैं कि एग्जांपल लेते हैं हमारे में, जैसे हमारे एक मिस्टर के इनके साथ हमारे कई सारे ट्रांजैक्शन हुए हैं, तो इनकी कई सारी एंट्री है, इनके कई सारे ट्रांजैक्शंस आ रहे हैं, जैसे कि कई बार रिपीट हुए हैं, जैसे 1 2 3 4 5 कई टाइम्स रिपीट हुए, जैसे यहाँ पे 5 टाइम्स रिपीट हमने किया है। तो ये कई बार ट्रांजैक्शन है। अब हम क्या करते हैं इसमें, तो यहाँ पे हम कुछ मिस्टर के का हम जो ट्रांजैक्शन है उसे हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, जैसे कि एक अकाउंट बनाएंगे। एक अकाउंट बनाया हमने, जिसे हम कहते हैं लेजर अकाउंट। अब उस अकाउंट का नाम हम दे देंगे मिस्टर के अकाउंट। इस लेजर अकाउंट का नाम है मिस्टर के अकाउंट। अब यहाँ पे हम लेजर पोस्टिंग करते हैं, तो मिस्टर के की जो भी अमाउंट होंगे हम वहां पे इस लेजर अकाउंट में बनाएंगे, और उसके बाद इसे हम बैलेंस करेंगे। तो ये मिस्टर के की जितनी भी अमाउंट हुए, सारे मिस्टर के जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं मिस्टर के, वो सारे मिस्टर के अकाउंट में आ गए हैं। अब हमें अगर कुछ भी ट्रांजेक्शन इनसे रिलेटेड हमें खोजने होंगे तो हम डायरेक्ट इन्हें खोज सकते हैं, मिस्टर के अकाउंट को देख सकते हैं। नहीं तो हमारे जो भी डेट होंगे हम यहाँ पे डेट डाल के यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिख सकते हैं। बट अगर हम सिर्फ जनरल में करते, क्लासिफाई नहीं करते, सिर्फ जनरल में रखते, तो हमें काफी खोजना पड़ता, बहुत डिफिकल्ट हो जाता वो हमारे लिए। अब इनकेस अगर इसमें कई सारे, जैसे इनसे मशीन, अगर यहाँ पे कोई मशीन की एंट्री आती है तो हम मशीन का यहाँ पे लेजर बनाएंगे, मशीन अकाउंट। अब उसके बाद हम उसे पोस्टिंग करेंगे। कैश का आएगा तो हम कैश का भी ऐसे अकाउंट बनाएंगे, हम उसमें पोस्टिंग करेंगे। तो इसलिए हम ऐसे सारे अकाउंट्स को हम क्लासिफाई करते हैं, जैसे मशीन का मशीन में, फर्नीचर का फर्नीचर में, जितने भी होते हैं, डेटर का डेटर, क्रेडिटर का क्रेडिटर्स में, जो भी हमारे जितने भी आएंगे सारे हम अलग अलग अकाउंट, जितने भी ट्रांजेक्शन उनके अलग अलग लेजर पोस्टिंग करेंगे, अलग अलग अकाउंट्स में उनके। तो ये हुआ हमारा क्लासिफाइंग। अब आता है हमारा समराइजिंग। तो समराइजिंग को हम समझते हैं
कुछ क्रिएट किए, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया कि कई सारे अकाउंट्स हम बना देते हैं, तो सबके अकाउंट्स हमने बना दिए हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पे समराइज करते हैं उस अकाउंट, अब जितने भी अकाउंट है उनके बैलेंस जो होते हैं, हमने उनके बैलेंस निकाल के उसे समराइज करके हम उसे लिखते हैं। समराइज कहाँ पे करते हैं? समराइज करते हैं हम यहाँ पे ट्रायल बैलेंस, ये वो हमारा ट्रायल बैलेंस। इसमें हम सारे के अमाउंट लिखते हैं, या फिर उसके बाद हम अकाउंटिंग में एक और आता है जिसे हम कहते हैं फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट, या फिर इसे एक और नाम है फाइनल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इसमें क्या क्या आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आते हैं हम उसे देखते हैं यहाँ पे। जैसे फाइनेंशियल, ये दोनों एक ही हुए हैं। अब इसमें क्या क्या आते हैं, पहला हमारा आता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लास्ट आता है हमारा बैलेंस शीट। ये तीनों हमारा आगे है, ये तीनों मिलाकर हमारे बनते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर फाइनल अकाउंट। अब यहाँ पे हमने जो हमने क्लासिफाई किया था उसमें कई सारे अकाउंट्स बने थे। अब उन क्लासिफाई जो अकाउंट्स हुए हैं, क्लासिफाई किया, उसे हम समराइज करते हैं। समराइज जैसे कि बैलेंस शीट बना रहे हैं तो हम बैलेंस शीट में सबके जगह रहते हैं, जैसे लायबिलिटीज के लिखेंगे, और असेट्स में जैसे मशीनरी आई तो उसे हम असेट्स में लिखेंगे, फर्नीचर असेट्स में लिखेंगे, क्रेडिटर है तो उसे हम लायबिलिटीज में लिखेंगे, डेटर है तो उसे असेट्स करंट असेट्स में लिखेंगे। तो ये हम लोग समराइज करके फॉर्मेट में, एक प्रॉपर फॉर्मेट में उसे बनाते हैं सिस्टमेटिक वे से। सिंपल सा हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो इसमें इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं हमारे। ट्रेडिंग में आएंगे हमारे ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, जो भी हमने क्लासिफाई करके जितने भी हम बनाए हैं, हमने अकाउंट्स क्रिएट किए हैं। परचेज सेल्स रिटर्न होंगे तो वो भी ट्रेडिंग में आएंगे, परचेज रिटर्न होंगे तो वो भी ट्रेडिंग में आएंगे। तो ये सब हमारे ये सारे जितने भी हम यहाँ पे क्लासिफाई करते हैं, सारे हम अकाउंटिंग के अलग अलग जहाँ पे समराइज करके उसे लिखते हैं उनके अमाउंट्स को। अब ये हमारा हो गया। हमारा आता है 7 पॉइंट एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। तो अब जो भी हमने समराइज किया, क्लासिफाई करने के बाद समराइज किया है, बैलेंस शीट बनाया हमने। अब एनालाइज करना होता है कि हमारा कंपनी जो है, वो हमारे बिजनेस फर्म जो है, वो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उसका, या फिर वो उसके क्या फाइनेंशियल पोजीशन क्या है हमारे इन द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। हमारे जो कंपनी है, हमारा जो फर्म है, वो उसका क्या पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये हम एनालाइज और इंटरप्रेटिंग करते हैं तो हमें पता लगता है। अब उसके बाद अब हमारा 8 पॉइंट आता है कम्युनिकेटिंग का मतलब क्या हुआ? कम्युनिकेट जब हम समराइज करते हैं, उसके बाद एनालाइज या इंटरप्रेटिंग करते हैं, तो उसके बाद हम कम्युनिकेटिंग कैसे करते हैं? कम्युनिकेटिंग का मतलब है कि समराइज किया हमने, एनालाइजिंग किया, तो हमें पता चलता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अब कम्युनिकेट अगर हम तभी करेंगे जब ये एनालाइज करने के बाद हम ये कम्युनिकेट किससे करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं अकाउंटिंग के 2 यूजर्स होते हैं, एक एक्सटर्नल यूजर होता है, एक इंटरनल यूजर। एक्सटर्नल वाले जो हमारी कंपनी के बाहर है, हमारे फर्म के बाहर रहते हैं। इंटरनल का मतलब जो हमारी कंपनी में के अंदर में रहते हैं, उन्हें कहते हैं, जो कंपनी के अंदर रहते हैं उन्हें। अब यहाँ पे वो कम्युनिकेट क्यों करते हैं? कम्युनिकेट इसलिए करते हैं क्योंकि जब भी हम एनालाइज करते हैं, समराइज करने के बाद एनालाइज करते हैं, तो उसके बाद हमें पता लगता है कि हमारा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, हमारी पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन हमारे बिजनेस के, फर्म के या कंपनी के कैसे है। तो हम उसके थ्रू, हम उसके हेल्प से हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। डिसीजन मेकिंग हमारे लिए काफी इजी हो जाता है। तो हम ये डिसीजन मेकिंग ही है, ये हम कम्युनिकेट करते हैं। हम बिजनेस से कम्युनिकेट कैसे करते हैं? बिजनेस से कम्युनिकेट हम ये समराइज करने के बाद हमें पता चलता है, एनालाइज जब करते हैं तब हमें पता चलता है कि बिजनेस वाकई में बिजनेस कैसा चल रहा है। तो हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि हमने स्टार्टिंग में ही एक चीज लिखा था यहाँ पे, अकाउंटिंग। तो हमने पहले ही इसे पढ़ा था कि अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ठीक है, अकाउंटिंग एक बिजनेस का लैंग्वेज है। तो वो लैंग्वेज हम क्यों करते हैं? किसी से कम्युनिकेट करने के लिए। लैंग्वेज का हमारा क्या काम है? किसी से कम्युनिकेट करना। अपने लैंग्वेज में सबके अलग अलग लैंग्वेज होते हैं। कम्युनिकेशन के लिए एक प्रॉपर कम्युनिकेशन हमारे 2 लोगों के बीच में हो, इसलिए हम लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी
कम्युनिकेटिंग। तो ये कम्युनिकेट कैसे करेगा, इसी अकाउंटिंग के थ्रू करेगा। जब हम ये रिकॉर्ड करें, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद उसे क्लासीफाई करेंगे, फिर समराइज, उसके बाद एनालाइज करेंगे, तो उसके बाद हमें पता चलता है कि वो हमारा बिजनेस कैसा है। तो जब हमें पता चलता है वो अकाउंटिंग का ये कम्युनिकेटिंग बिजनेस हमें कम्युनिकेट कर रहा है अकाउंटिंग के थ्रू। तो यहाँ से हमें ये एक और पॉइंट और अच्छे से क्लियर हो गया कि अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, या फिर मोड है कि कम्युनिकेशन का मोड है बिजनेस का। तो आई होप फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग आपको समझ में आया हो। अगर आपके कुछ भी डाउट होते हैं इस टॉपिक पे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, हम उसे रिप्लाई करेंगे जरूर। और तब तक के लिए tutorialsinhand.com को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड सर्कल में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।